नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर जो एग्जाम पेपर है उस पर, और जस्ट पीछे वाला जो पेपर हुआ है 2021 में उस पर हम डिस्कस करेंगे। हालांकि हम यहाँ क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पे जैसे हमें आदत है ना, वैसे डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन रहते हैं 125 और 125 के चारों ऑप्शन पे अगर अपने डिस्कस करते हैं तो फिर ये वीडियो 4-5 घंटे का जाने वाला है। इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर ऐसे ही डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को ये पता चले कि जो पीजीटी का स्टैंडर्ड है, यानी पीजीटी एग्रीकल्चर के जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है वो कैसा रहता है ना, ताकि आप अपना विश्लेषण कर सके कि आपकी तैयारी है वो किस स्तर की है, या अभी तैयारी करने की कितनी आवश्यकता है, कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। बस ये एक विश्लेषण के लिए अपना सेशन है। और अगर आप किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्जामिनर है वो किस तरह के क्वेश्चन है वो आप लोगों से पुट कर सकता है। और आपको ये भी पता है कि ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पे टीजीटी और पीजीटी के लिए सेकंड जो बैच है वो 21 जून 2022 से स्टार्ट हो चुका है। यानी अभी आप लोगों की एक दो डेमो क्लासेज हुई है एक तरह से। तो आप अभी तक इस बैच से नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो आप आज ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को थोड़ा लेट देख रहे हैं तो नेक्स्ट बैच और भी चलने वाले हैं, तो उनके अंदर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 21 जून से हमारा नया बैच प्रारंभ हुआ है। अभी 2 दिन की क्लासें हुई है जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, बाकी लाइव क्लासेस तो आपको मिलती है। तो स्टूडेंट, ये जो बैच है इसके अंदर आपको क्या मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती है। लाइव क्लासेस के अलावा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस जो लाइव हुई है वही रिकॉर्डेड फॉर्म में, मान लो कि आप किसी कारण देख नहीं पाए, कोई आपको काम हो गया या आप जॉब करते हैं किसी कारण भी नहीं देख पाए, तो वही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। साथ ही साथ जितना भी सिलेबस है आपका, चाहे वो टीजीटी का है या पीजीटी का है, जो कोर्स आप ज्वाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग जो बुक्स होगी वो आपके एड्रेस पर आएगी, वो इसी पैकेज के अंदर है। जो बुक्स होगी वो आपके एड्रेस पे आएगी और हर सैटरडे को एक टेस्ट रहता है जो आपके एग्जाम के स्टैंडर्ड के अनुसार ही टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। और टीजीटी के लिए जो हमारी फीस है वो 6500 रुपए है और पीजीटी के लिए है वो हमारा पैकेज है वो 7000 का है। ठीक है, थोड़ा सा स्टूडेंट का रिव्यू है कि थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत अच्छा है ना, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देगा। बाकी आप लगातार हमारी क्विज से जुड़े हुए हैं, आपको पता ही है हमारा जो पढ़ाने का लेवल है वो किस तरह का है, आप आराम से इसको जज कर सकते हैं। चलिए, हम 2021 में जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस का हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता लगे कि किस लेवल का एग्जाम आता है। ठीक है, हम यहां ऑप्शन पे ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करने वाले, कर नहीं सकते हैं ना क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट यहां पे, हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया? भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? आप अच्छी तरह से जानते हैं भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक है वो ईजे बटलर है। पैथोलॉजी से क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट अगले सेकंड क्वेश्चन में अपने चले तो सेकंड क्वेश्चन है वो स्टूडेंट क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है। निम्न में से किस कोशिकांग में, साइटोलॉजी से क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग में जल अपघटनीय विकर की प्रचुर मात्रा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स इज रिच इन द हाइड्रोलिटिक एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो सबसे ज्यादा कौन से कोशिकांग के अंदर देखने को मिलते हैं? तो यहां आपके पास जो ऑप्शन है उसके हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, लाइसोसोम। यानी जनरली हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, वो लाइसोसोम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी से है ना। तो प्लांट फिजियोलॉजी से तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिसको आप क्रॉप फिजियोलॉजी बोलते हैं ना, फसल कार्य की बोलते हैं। मैं यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी, सेम ही बात है, पादप कार्य की और फसल कार्य की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन कहता है जाइलम इज मेड ऑफ लिविंग सेल, जो जाइलम है वो जीवित कोशिकाओं से बना हुआ है। बी ऑप्शन कहता है कि जाइलम है वो जीवित और अजीवित यानी सजीव और निर्जीव दोनों कोशिकाओं से बना है। और ये हम ऑलरेडी सब चीजें पढ़ते आए हैं कि जो जाइलम होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रकार की सेल से, यानी सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में, विच टाइप ऑफ वेदर फोरकास्टिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर फार्मर, कौन सा मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। यह स्टूडेंट के लिए बहुत डाउट रहता है। देखिए स्टूडेंट, तीन तरह का मौसम पूर्वानुमान होता है, एक तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होती है, एक मिड टर्म फोरकास्टिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होती है। जो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होती है वो क्रॉपिंग पैटर्न यानी फसल प्रणाली को निर्धारित करने के लिए बढ़िया होती है। कहने का मतलब कौन सी फसल लगानी है और कब लगानी है, इन सब चीजों के लिए लॉन्ग टर्म ठीक है। मिड टर्म है, जैसे कटाई है, गहाई यानी थ्रेसिंग है या फिर सॉविंग है, उनके लिए बढ़िया होता है। लेकिन सबसे जो सटीक होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, और फार्मर के लिए जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है, ज्यादा यूजफुल होती है, वो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग यानी लघु अवधि या अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान होता है। हालांकि ये छोटी मोटी कर्षण क्रियाओं को एडजस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया होता है, जैसे इरिगेशन से संबंधित है, सॉविंग से संबंधित है ना, थ्रेसिंग से संबंधित छोटी क्रियाओं को एडजस्ट करने के लिए ठीक होता है। लेकिन सटीक ज्यादा होने के कारण किसान के लिए सबसे उपयोगी जो मानी जाती है वो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग यानी लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान है, वही सबसे बढ़िया मानी जाती है। चौथे का राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। फोर्थ का राइट कौन सा होगा, यहां पर ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट मैं बात करूं, फिफ्थ क्वेश्चन आधा ऊपर है आधा नीचे है ना, पेज जहां पे एंड होता है वहां आ गया, कोई बात नहीं। देखो, हाउ मच म्यूरेट ऑफ पोटास विल बी रिक्वायर्ड टू सप्लाई 50 kg पोटास पर हेक्टर, प्रति हेक्टर 50 किलो पोटास देने के लिए कितने म्यूरेट ऑफ पोटास देना पड़ेगा। स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन आपको ऑलरेडी क्विज में करवाए हुए, बट मैं एक साथ यहां पे बता रहा हूं कि पीजीटी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको सोल्व करके तो नहीं बताने वाला हूं। सोल्व मैंने करवा रखे हैं ऑलरेडी क्विज के अंदर है ना, शाम को अपनी क्विज चलती है 8:30 जो बिल्कुल फ्री चलती है आप लोगों के लिए, उसमें सारे क्वेश्चन कवर है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो मतलब वहां पे कवर नहीं किया है हमने ना। लेकिन यहां सीधा आंसर की बात करें तो अगर आपको 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास 50 किलो पोटास देना है तो उसके लिए म्यूरेट ऑफ पोटास कितना देना पड़ेगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 83.5 किलो आंसर आएगा। इसका ए आंसर है वो आपका रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अपने बात करें, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ आंवला जूस प्रिजर्वेटिव यूजेज, आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षी पदार्थ प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि जो रंगहीन होते हैं उनके परिरक्षण के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड काम में लेते हैं, और जो रंगीन होते हैं उनके परिरक्षण के लिए हम सोडियम बेंजोइट काम में लेते हैं। उनके परिरक्षण के लिए हम क्या काम में लेते हैं, सोडियम बेंजोइट। तो आंवला है वो तो उसका जो जूस होता है वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, तो जाहिर सी बात है कौन सा काम में लेंगे, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से क्या है, आंवले का जो जूस है उसको संरक्षित किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन बाय लीफ अकरिंग, पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है या पत्ती द्वारा प्रवर्धन होता है। स्टूडेंट मैंने आपको क्विज में बहुत बार करवाया है कि पत्ती के द्वारा जो प्रवर्धन होता है वो एक तो बिगोनिया के अंदर होता है जिसको आप बिग्नोनिया भी बोल देते हैं, और एक ब्रायोफाइलम यानी पत्थर चट्टा में होता है। तो पत्थर चट्टा तो यहां ऑप्शन था ही नहीं, तो बचा कौन सा, बिगोनिया। तो पत्ती के द्वारा जो प्रवर्धन होता है वो बिगोनिया के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन है, बिटर टेस्ट इन ब्रिंजल फ्रूट इज ड्यू टू, बैंगन में कड़वापन किसके कारण होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि ग्लूको एल्केलॉइड्स के कारण होता है, और कौन सा ग्लूको एल्केलॉइड्स, सोलेसोडिन। कौन सा ग्लूको एल्केलॉइड्स होता है, सोलेसोडिन। तो यहां पे राइट आंसर कौन सा है, सोलेसोडिन, यानी ए ऑप्शन है वो आपका राइट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें अपने। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जनरल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड ऑन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था स्टूडेंट वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। बी ऑप्शन राइट है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का पारंपरिक माध्यम है। रेडियो तो जी आधुनिक है, प्रिंट भी आधुनिक है, टेप रिकॉर्ड भी आधुनिक है, लेकिन रामलीला बहुत पहले से हम लीला करते आ रहे हैं ना, तो रामलीला है वो क्या है, एक ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक माध्यम है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, यानी जो बहुत पुराना प्राचीन काल से चलता आ रहा है।
नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया। देखो स्टूडेंट, एक तो गुड़गांव प्रोजेक्ट, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक पंचायती राज, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो भारत में सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू हुई थी? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था आपका 1952 के अंदर, 1952 के अंदर स्टार्ट हुआ था। अच्छे से याद कर लेना, बार बार पूछे जाना वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ काउ मिल्क एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वैसे तो गाय के दूध में मोस्ट ऑफ जो एनालिसिस किए जाते हैं, गाय भैंस किसी का भी दूध है वो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किए जाते हैं या 60 डिग्री फारेनहाइट पे किए जाते हैं। तो यहां पूछा गया है गाय के दूध का अपवर्तक सूचकांक है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 1.3440 से लेकर 1.3480 तक होता है, इतना होता है जनरली। इसको मैच करता हुआ आपका जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन है वो कौन सा है? बी ऑप्शन है वो राइट है, यानी 1.344 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। एक्ट ऑफ द पिट्रिएशंस इन शिप इज कॉल्ड एज। भेड़ में बच्चा देने की क्रिया को कहते हैं। एक्ट ऑफ द पिट्रिएशंस इन शीप इज कॉल्ड एज। भेड़ में बच्चा देने की क्रिया को क्या बोलते हैं जी? भेड़ में बच्चा देने की क्रिया को लैम्बिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्बिंग। कई बार बच्चा किडिंग और लैम्बिंग में कंफ्यूज हो जाता है। तो किड बकरी के लिए यूज होता है ना, किड जो है वो बकरी के लिए यूज होता है, तो किडिंग है वो बकरी में होती है, लैम्बिंग होती है भेड़ के अंदर। तो बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ओल्डर एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड एज। पुरानी एलुवियल मृदाओं को कहते हैं। दो प्रकार की एलुवियल मृदाएं पढ़ते हैं, एक तो खादर जो नई है और बांगर है वो पुरानी है। तो इन्होंने पुरानी एलुवियल मृदा पूछी है, तो पुरानी एलुवियल मृदा कौन सी होती है? बांगड़ है, उसको पुरानी एलुवियल मृदा कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है, सॉइल साइंस का, बहुत बार पूछा जाता है, सिंपल, आपको सबको आता होगा। पार्टिकल साइज ऑफ क्ले इज। क्ले का जो कण है उसका पार्टिकल साइज कितना होता है? 0.002 mm से छोटा होता है। 0.002 mm से छोटा होता है। अगर स्टूडेंट आप ये पीडीएफ चाहते हैं पुराने पेपर की, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो agriBooks.co जो एप्लीकेशन है उस पे पीजीटी टीजीटी के सारे पुराने पेपर है वो अपलोड है, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। या ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो एप्लीकेशन है उस पर भी ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर है वो अवेलेबल है, जो बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। ये पीडीएफ वहां से भी आप ले सकते हैं और आंसर भी साथ में लगे और हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में, किसी तरह के बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अर्धसली सुगर केन इज प्लांटेड इन। अर्धसली गन्ने की बुआई होती है। अर्धसली का मतलब होता है जो 1.5 साल में गन्ना होता है, इसको हम लगाते हैं मानसून में और काटते अगले साल। इस साल का नवंबर दिसंबर निकल गया, अगले साल के नवंबर दिसंबर में, यानी जनरली 1.5 साल की फसल है, तो इसको लगाते हमेशा जुलाई अगस्त के अंदर है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है वो आपका राइट है। क्लियर है स्टूडेंट? देखो ऑप्शन ज्यादा ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं हम, वैसे तो क्विज में तो चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करके चलते हैं, एक क्वेश्चन से आपको 4 5 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं, बट यहां सिर्फ हमें क्या है, पेपर का एनालाइज करना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन एमपीपी ग्रेटर देन एपीपी। जब एमपीपी है वो एपीपी से ग्रेटर होती है तब एपीपी कैसा होता है ना? एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन कितना होता है? देखो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन जो है वो एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन से अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब एपीपी क्या है? एपीपी जी इंक्रीजिंग है, बढ़ते क्रम के अंदर है। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट है वो आपको बढ़ते क्रम में देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन अपना है, इन विच ईयर एगमार्क एक्ट वाज पास्ड। एगमार्क अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सिंपल क्वेश्चन है, कब पारित हुआ था? 1937 के अंदर, 1937 के अंदर। और यूपी के बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है कि एगमार्क के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो अच्छे से देख लेना। कई बार तो इसका सेंट्रल लेबोरेटरी जो है वो पूछ ली जाती है नागपुर में जो है, कई बार इसका हेड ऑफिस पूछ लिया जाता है फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम एज एन इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ। कैल्शियम एक महत्वपूर्ण घटक है, बहुत आसानी से आप आंसर दे देंगे। कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण घटक होता है, सेल वॉल का महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूट्स होता है। ठीक है।
नेक्स्ट अपने बात करें अगले क्वेश्चन में, 20 नंबर क्वेश्चन, एग मार्क लोगो इज डिनोटेड ऑन। देखिए एग मार्क का दूसरा क्वेश्चन आया है ना, एक ही एग्जाम में दो। एग मार्क जो लोगो दिया जाता है वो जनरली किसको दिया जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को दिया जाता है, कृषि उत्पादों पर दिया जाता है। यानी जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन है स्टूडेंट, वो आपका राइट होगा। जो एग मार्क लोगो है ना वो हमेशा ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, द स्टेम अबो द ग्राउंड इन बनाना इज नोन एज। केले में भूमि के ऊपर के तने को क्या कहते हैं। केले में भूमि के नीचे तो राइजोम बनता है आपको पता हो तो, और ऊपर का जो तना होता है वो वास्तविक तना तो नहीं होता है लेकिन दिखता तने जैसा है, इसलिए इसे झूठा तना यानी सूडोस्टेम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सूडोस्टेम। बी ऑप्शन राइट होगा, बाकी दो ऑप्शन देखने की जरूरत ही कहां है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है राजकिरण। राजकिरण, राजकिरण किसकी वैरायटी है, जो की वैरायटी है, नाम से ही समझ जाते हैं आगे क्वेश्चन पढ़ने की, और क्वेश्चन तो हमेशा ही पूरा पढ़ना चाहिए फिर आंसर देना चाहिए, लेकिन बता रहा हूं राजकिरण इज नेमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ, यानी सूत्रकृमि के प्रतिरोधी किस्म है। राजकिरण किसकी नेमेटोड प्रतिरोधी जाति यानी सूत्रकृमि के प्रतिरोधी जाति है, तो बार्ले यानी जौ की है। किसकी स्टूडेंट, बार्ले यानी जौ की। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने चलें। 23 नंबर क्वेश्चन है, बेस्ट टाइम ऑफ कास्ट्रेशन इज कॉफ एज। बछड़े में बदियाकरण के लिए सबसे उपयुक्त आयु क्या होती है। यहां पे जनरली ऑप्शन दिया हुआ है आपको 2 से 4 सप्ताह है, 10 दिन यानी 10 दिन की उम्र होती है तब, 8 से 10 सप्ताह है यानी 8 से 10 सप्ताह मतलब ओल्ड हो जाए, और 16 से 20 सप्ताह की आयु। कितनी सप्ताह की आयु के अंदर बछड़े का कास्ट्रेशन यानी बदियाकरण करना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो आंसर लगा वो तो ठीक नहीं है। आंसर क्या होगा, 16 से 20 सप्ताह की जो आयु होती है वो कास्ट्रेशन के लिए सबसे बढ़िया होती है। 16 से 20 यानी वैसे तो 2 से 8 माह का पशु होता है, उसको अलग अलग विधियों द्वारा उसमें कास्ट्रेशन किया जाता है, बदियाकरण किया जाता है। लेकिन एक परफेक्ट एज की बात करें तो 4 से 5 माह है, ठीक है, ये सबसे ठीक है 4 से 5 माह। इन ऑप्शन के आधार पे राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। ये यहाँ पे जो बोर्ड किया वो ठीक नहीं है ना, बोल्ड किया हुआ वो ठीक नहीं है। ये 10 दिन नहीं होता है, 10 दिन में कास्ट्रेशन नहीं होता है। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 16 से 20 वीक ओल्ड वाला। नेक्स्ट अपने बात करें सीड रेट ऑफ कंपोजिट मेज पर हेक्टरेज। संकुल मक्का की प्रति हेक्टर बीज दर कितनी होती है, 18 से 20 किलो होती है। कितनी, 18 से 20 किलो होती है। ठीक है, यहां इसने किसका पूछा है, संकुल का। हाइब्रिड का पूछ लेते तो 20 से 25 चल जाता काम, लेकिन संकुल का पूछा है तो संकुल का कितना होता है, 18 से 20 किलो होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ इग्निस रॉक इज। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। देखो जिनेसिस दे रखा है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, रूपांतरित है। स्लेट है, ये भी रूपांतरित है, मतलब मेटामॉर्फिक है। मार्बल भी रूपांतरित मेटामॉर्फिक है। डायोराइट है, ये कौन सी है, इग्निस चट्टान है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज। देखो यहां क्वेश्चन पूछा है, संचार की कला है। सीखना संचार नहीं है, सीखना संचार में नहीं आता है ना, आइडिया शेयर करना होता है संचार, कम्युनिकेशन होता है। फीलिंग भी कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है। स्लीपिंग तो किसी का भी हिस्सा नहीं है ना, तो हिस्सा कौन सा है, लिसनिंग, सुनना। बोलना और सुनना है ना, अच्छा, आदान प्रदान करना। हमारे पास कब आएंगे, जब हम किसी के पास किसी की बात सुनेंगे। तो बोलना भी क्या है, कम्युनिकेशन का हिस्सा है। सुनना भी किसका हिस्सा है, कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो संचार की कला कौन सी है, लिसनिंग है। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टिलेज वाज स्टार्टेड इन। न्यूनतम जुताई की अवधारणा प्रारंभ हुई। यहां बोल्ड कर रखा है इंडिया, नहीं इंडिया से नहीं हुई है भाई। जो न्यूनतम भू परिष्करण है, मिनिमम टिलेज है, उसकी जो शुरुआत हुई है वो यूएसए से हुई है ना। जो आप फोकनर, फादर ऑफ मिनिमम टिलेज किसे कहा जाता है, फोकनर को कहा जाता है। फादर ऑफ मिनिमम टिलेज फोकनर को कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है वो कहां से हुई है, यूएसए से हुई है। राइट आंसर है वो बी होगा। वो बोल्ड किया ऑप्शन है वो राइट नहीं है, अच्छे से देख लेना। वो बोल्ड किया हुआ जो आंसर है वो ठीक नहीं है। आंसर कौन सा ठीक है, ये बी ऑप्शन है, ये ठीक है आपका। ठीक है, यूएसए से स्टार्ट हुआ है न्यूनतम जुताई है जो मिनिमम टिलेज है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आता जाता रहता है क्वेश्चन ये। पीएच ऑफ काउ मिल्क, गाय के दूध का पीएच कितना होता है। तो गाय के दूध का पीएच है वो 6.4 से 6.6 के बीच में होता है, 6.4 से 6.6 के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स फाउंड इन द
पायरिला इंसेक्ट, जो पायरिला इंसेक्ट होता है उसके अंदर किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? पायरिला कीट में किस प्रकार के मुखांग होते हैं? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं, चुभाने व चूसने वाले होते हैं। एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। द एग्रोनॉमिकल मेजरमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर इफेक्टिव अप टू द स्कोप ऑफ। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने परसेंट ढलान तक आप मैकेनिकल या फिर यहां पे कौन सा एग्रोनॉमिकल मेजरमेंट कर सकते हैं, कृषि से संबंधित जोड़ तोड़ कर सकते हैं। एग्रोनॉमिकल पूछे, मैकेनिकल नहीं पूछे, सॉरी, यहां पे एग्रोनॉमिकल मेजर दिए हुए हैं, यानी कितने परसेंट स्लोप तक है कि हमें मैकेनिकल ऑपरेशन न करना पड़े और हमारे एग्रोनॉमिकल ऑपरेशन से ही काम चल जाए, तो वो कितना होता है? 2% ढलान तक आप है एग्रोनॉमिकल मेजर कर सकते हैं। 2% से ज्यादा ढलान होने के बाद तो आपको कंटूर बनाने पड़ेंगे, 10% से ज्यादा हो गए तो टेरेस बनाने पड़ेंगे। तो आप 2% तक क्या कर सकते हैं? एग्रोनॉमिकल मेजर है वो सॉइल कंजर्वेशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट आपने, हु इज द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? किसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? सिंपल है, एडम स्मिथ है, उनको अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। तो बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन, ज्यादा क्या, बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमें 125 कवर करने हैं। नेक्स्ट है, गुड़गांव प्रोजेक्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, गुड़गांव परियोजना के द्वारा संगठित की गई है। ये तो आप जानते हैं, एप्पल ब्रेन है, उन्होंने गुड़गांव प्रोजेक्ट है वो चलाया था। ठीक है, गुड़गांव परियोजना एप्पल ब्रेन की देन है। नेक्स्ट अपने बात करें ड्यूल पर्पज ब्रीड ऑफ काउ, गाय की द्विकाजी नस्ल पूछी गई है। तो ऑप्शन इधर नीचे आगे देखो, थारपारकर, साहिवाल, सिंधी और गिर दी हुई है। गिर, सिंधी और साहिवाल तो क्या है? ये दुधारू नस्लें हैं, मिल्च ब्रीड है। थारपारकर है, ये ड्यूल पर्पज है ना, मतलब भारवाही नस्ल भी है और दूध उत्पादन के लिए भी बढ़िया है। तो 33 नंबर का ए ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। एवरेज कंटेंट ऑफ सिलिका, सिलिका लिखा स्पेल से नहीं है, SI से स्टार्ट होता है ना। एवरेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन सॉइल, मृदा में सिलिका का औसत प्रतिशत होता है 27.7% होता है। तो बी ऑप्शन 27 दिया हुआ है वो राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही वाक्य का पता लगाएं। अब सही वाक्य यहां पे कितने वाक्य दिए हुए हैं? 4 दिए हुए हैं, इसमें से चौथा तो नन ऑफ दिस दिया। देख लेते हैं। पहला, टेम्परेचर डिक्रीज एज एल्टीट्यूड इंक्रीज, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, यानी एल्टीट्यूड बढ़ता है, समुद्र जल से ऊंचाई बढ़ती है, उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं ना। तो एल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है, ये सही है, अगले पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वैसे पढ़ने चाहिए चारों ऑप्शन। अगला ये कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और एल्टीट्यूड इंक्रीज नहीं, ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर गिरता है, ये दूसरा गलत है। तीसरा बोल रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये भी गलत है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान गिरता है, आप पढ़ते ही हो कि 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है, जिसको लैप्स रेट या फिर आप क्या बोल देते हैं? गिरावट दर बोल देते हैं। तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। ठीक है, यहां पे हम इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर सकते थे बेहतरीन, बट नहीं अभी। बाउंड्री लेयर बिटवीन द वाटर एंड द एयर इज कॉल्ड एज, पानी तथा हवा के बीच की सीमा परत कहलाती है। देखो पहला ऑप्शन एडेसिव तो बिल्कुल नहीं कहलाती है, चिपकाने वाला तो बिल्कुल नहीं कहलाती है, मेंसिक्योस यानी नवचंद्रक नहीं कहते हैं, सरफेस टेंशन बिल्कुल कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, तरल और जो ठोस होता है वो आपस में जो चिपकते हैं, पानी और ठोस, तो उनके बीच की जो लेयर होती है उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सी ऑप्शन राइट आएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, गोट पॉपुलरली नोन एज जर्सी ऑफ द गोट ब्रीड, बकरी की एक नस्ल जो बकरियों में जर्सी के नाम से जानी जाती है, भाई नुम्बियन है। कौन सी बकरी को बकरियों की जर्सी गाय कहा जाता है? नुम्बियन को कहा जाता है, नुम्बियन को कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर वाज पास्ड इन इंडिया इन, भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश पारित हुआ था। भारत में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1957 में पारित हुआ है। कब हुआ है? 1957 के अंदर पारित हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन है, इनफ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज नोन एज, इसने ये नहीं बोला कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, इसने ये बोला है कि जो फूल गोभी का इनफ्लोरेसेंस है उसको क्या कहा जाता है? पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? तो केटकिन कहा जाता है। और अगर फ्लावर बड पूछ लेते तब हम करड बोलते, बट इनफ्लोरेसेंस होता है क्रूसीफेरी का, वो कौन सा होता है? केटकिन होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन, कंफ्यूज नहीं होना है। एडिबल पार्ट है वो करड होता है फूलगोभी का, लेकिन जो पुष्पक्रम होता है उसको हम बोटनिकली केटकिन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, WTO
came into existence in WTO में अस्तित्व में आया था। पूछ रहा है कब अस्तित्व में आया था। 1 जनवरी 1995 में आया था भाई। कब आया था ये? 1 जनवरी 1995 को WTO है वो अस्तित्व में आया, मतलब बना। Which of the following statement is correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? देखो जनरली इन्होंने ये माना है कि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड दिया हुआ है, उसको फास्फोरस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मतलब करेक्शन फैक्टर क्या होगा? तो ये करेक्शन फैक्टर है वो बिल्कुल सही होगा, आप देख लीजिएगा ना, ये करेक्शन फैक्टर होगा, बिल्कुल सही होगा। यानी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को अगर फास्फोरस में बदल रहे हो तो ये करेक्शन फैक्टर आपका काम आएगा। नेक्स्ट अपने बात करें अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मेज? निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की प्रथम संकर किस्म है? आप अच्छी तरह से जानते हैं मक्का की पहली संकर किस्म 1961 में गंगावन विकसित की गई थी। कौन सी? गंगावन है वो मक्का की पहली हाइब्रिड वेराइटी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द फॉल्स फ्रूट? अब देखो फॉल्स फ्रूट यानी झूठा फल कौन सा है, जिसको हम पोम भी बोल देते हैं, वैसे वो अलग तरीका है। सॉरी, देखो मैंगो जो है वो फॉल्स फ्रूट नहीं है, सही है। टोमेटो भी सही फ्रूट है। एप्पल है वो फॉल्स फ्रूट है भाई। मैंगो है वो कौन सा है? ड्रुप है। टोमेटो है वो बेरी है, सरस है। और एप्पल है वो कौन सा है? फॉल्स है, झूठा है। तो 43 का राइट होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, टेट्राजोलियम टेस्ट डिटरमाइन द लेवल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द एंजाइम। टेट्राजोलियम परीक्षण किस एंजाइम की गतिविधि को निर्धारित करता है, यानी किस एंजाइम की गतिविधि को मापता है? तो पेरोक्सीडेज जो होता है, पर ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है उसकी गतिविधि को मापने का काम करता है टेट्राजोलियम टेस्ट। जो टेट्राजोलियम टेस्ट आप लेते हैं ना बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए, तो उस बीज में कौन से एंजाइम की गतिविधि मापता है? टेट्राजोलियम पेरोक्सीडेज जो होता है उसकी गतिविधि को मापने का काम करता है। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन? निम्न में से कौन सा एक प्रसार का सिद्धांत नहीं है? देख लेते हैं कौन सा नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ये तो है भाई। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, बिल्कुल है। करके सीखने का सिद्धांत है, सहभागिता का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का सिद्धांत भी है, जनरल एक्सटेंशन एजुकेशन में होता है। प्रिंसिपल ऑफ डिसएसोसिएशन, असहभागिता का सिद्धांत तो हो ही नहीं सकता है ना, शामिल होने का सिद्धांत है, भाग लेने का सिद्धांत है, लेकिन बाहर निकलने का कोई सिद्धांत नहीं होता एक्सटेंशन एजुकेशन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय? उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार किसने प्रतिपादित किया था? देखो प्रथम बार किसने प्रतिपादित किया था, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। ए ऑप्शन है मार्शल ने, बी ऑप्शन है कीनेज ने, और सी ऑप्शन है आपका एच घोसेन ने, यानी और चौथा ऑप्शन है वो है कार्ल मर्टेक्स ने, है ना। तो यहां पूछा गया द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस है वो सबसे पहली बार किसने दिया था? तो देखिए ये वैसे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जूलेज डुपिएट ने दिया था। किसने दिया था? जूलेज डुपिएट ने दिया था। सबसे पहले जूलियज डुपेट ने दिया था, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपसे पूछ ले पहली बार ये किसने दिया था, तो जूलेज डुपिएट ने दिया था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मार्शल की, तो मार्शल ने इसको पॉपुलर किया था। मार्शल ने लगभग 1844 में इसको पॉपुलर किया था, बाकी तो कोई संबंधित ही नहीं है। तो मार्शल ने इसको पॉपुलर किया था, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन है वो इसका राइट होगा। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के अंदर अपने चलें तो अगला क्वेश्चन है लूज समट डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय? गेहूं का लूज समट यानी अनावर्त कंडवा रोग है वो किसके कारण होता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। गेहूं का लूज समट यानी अनावर्त कंडवा रोग है वो किसके कारण होता है? तो अस्टिलेगो न्यूडा के कारण होता है। अस्टिलेगो न्यूडा के कारण होता है, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है बॉडी टेम्परेचर ऑफ हैन। तो हैन मुर्गी का बॉडी टेम्परेचर होता है 106.6 डिग्री फारेनहाइट। उसके आसपास का देख लो कौन सा है, तो 107 डिग्री फारेनहाइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रूनिंग इज बेर इज डन इन? बेर में प्रूनिंग करते हैं मिड अप्रैल टू मिड मई में, मध्य अप्रैल से मध्य मार्च में की जाती है। ठीक है, जो बेर है उसमें प्रूनिंग मध्य अप्रैल से मध्य मार्च में की जाती है, तो वो तो गर्मी चल रही होती है, तो ड्यूरिंग समर सीजन ग्रीष्म ऋतु के में बेर के अंदर प्रूनिंग की जाती है, ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है डेपोंग मेथड ऑफ रेजिंग सीडलिंग ऑफ द राइस वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री? ये पूछा गया धान की नर्सरी उगाने की डेपोंग विधि है वो कौन से देश से विकसित की गई थी? आप अच्छी तरह से जानते हैं फिलीपींस के से डेवलप की गई थी। डेपोंग विधि फिलीपींस से डेवलप है। गेस्टेशन पीरियड ऑफ स्वाइन इज, जो सुकर है यानी कहने का मतलब ये
सुअर है उसमें गर्भ की अवधि कितनी होती है? यही 111 से 116-17 दिन के आसपास की होती है, तो उसके बीच का देख लो 114 दिन दिया हुआ है, तो राइट आंसर कितना है? 114 दिन है। नेक्स्ट है मोर्डन इज द वेराइटी ऑफ विच क्रॉप? मोर्डन किस फसल की एक प्रजाति? बहुत पॉपुलर वेराइटी है सनफ्लावर की, सूरजमुखी की। मॉडर्न किस्म है वो किसकी है? सनफ्लावर की, और बहुत फेमस किस्म है। ठीक है, अच्छे से याद भी रखनी है, आगे के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एडिबल पार्ट ऑफ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पेरियंथ होता है। कौन सा? पेरियंथ। राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन, पेरियंथ होता है। नेक्स्ट है पडलिंग इज डन फॉर, पडलिंग किस लिए किया जाता है? पडलिंग का पहला तो उद्देश्य होता है पानी को नीचे जाने से रोकना, दूसरा उद्देश्य होता है पोषक तत्व उसके साथ घुल के जा रहे हैं उनको रोकना, तीसरा उद्देश्य होता है वीड कंट्रोल करना। तो अब देखते हैं प्रायोरिटी किसको देनी है। रिड्यूस द पार्कोलेशन ऑफ वाटर, पानी के अंतःस्रावण को कम करता है। टू किल द वीड, खरपतवारों को मारने के काम करता है। पल्वराइज द सॉइल, मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए काम आता है। नन ऑफ दिस, इसका मतलब इन तीनों में से चुनना है, तो सबसे मेन फंक्शन होता है पानी को नीचे जाने से रोकना, यानी ए ऑप्शन है 54 का ए होगा, वो राइट होगा। ठीक है, सबसे मेन फंक्शन होता है पडलिंग का पानी को नीचे जाने से रोकना, यानी पानी को स्टैंडिंग पोजीशन में रखना। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज कैरिड आउट, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 के अंदर हुआ था, 1969 के अंदर हुआ था। बहुत बार क्विज में वैसे भी करवाया हुआ है आपको, है ना। 19 जुलाई 1969 को हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एग्रो मेटीरियोलॉजी इन इंडिया, भारत में कृषि मौसम विज्ञान के जनक कौन है? भारत में कृषि मौसम विज्ञान के जनक कौन है? तो वह एल ए रामदास। कौन है? एल ए रामदास है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, परजेंस ऑफ ए सिंगल बायर ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म इज नोन एज, किसी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए केवल एक ही खरीदार है बाजार में और कोई खरीदार ही नहीं है, तो वो कौन सा होगा? मोनोपसोनी, यानी क्रेता एकाधिकार होगा। क्रेता खरीदने वाले का एक अधिकार होगा। जब दुकानदार के पास जाएगा इंडस्ट्री वाले, वो बढ़िया चाय पानी इसको पिलाएगा, तो उसको बोलते हैं मोनोस्पोनी, है ना। तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, टालेस्ट ब्रीड ऑफ द शिप, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? तो भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है वो नीलोर है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन ढूंढना है। सही कथन में ये बोल रहा है क्वार्टेज इज क्लासिफाइड इज द टेक्टोसिलिकेट मिनरल्स, बिल्कुल ठीक है। क्वार्टेज जो है वो एक टेक्टोसिलिकेट खनिज है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, इसने सही पूछा है तो सही तो पहला ही है, बाकी दूसरा देख लेते हैं। क्वार्टेज इज क्लासिफाइड इज द फाइलोसिलिकेट मिनरल्स, नहीं टेक्टोसिलिकेट है, फाइटोसिलिकेट कैसे हो सकता है? सी ऑप्शन है क्वार्टेज इज क्लासिफाइड इज द फोलिएटेड, नहीं फोलिएटेड भी नहीं है, तो राइट आंसर तो कौन सा होगा? 59 का फर्स्ट होगा कि ये एक क्या है? क्वार्टेज जो है वो टेक्टोसिलिकेट खनिज होता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में, बोर्डो मिक्सर इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल, बोर्डो मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। देखो बोर्डो मिश्रण तुलासीता रोग को भी, बर्दुरोमिलासिता या तुलासीता एक ही बात है, इसका भी कंट्रोल करता है। ब्लाइट्स बिल्कुल झुलसा का भी कंट्रोल करता है। एंथ्राक्नोज यानी शामवरण का भी कंट्रोल करता है। ऑल ऑफ दीज इन सब के लिए काम में लिया जाता है, तो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविका नगर टोंक राजस्थान के अंदर है। डी ऑप्शन इसका राइट होगा, 61 का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है द वे इन विच द मैसेज इज हैंडल बिफोर द प्लेसिंग द चैनल इज, चैनल में संदेश को भेजने से पहले उसका रख रखाव किस प्रकार किया जाता है? उसकी जो समस्या होती है उसका सब समाधान किया जाता है, भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट। पहले मैसेज का उपचार करो फिर अगले को भेजो, सही सलामत अगले के पास मैसेज आए। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा कि अगर आप चैनल में मैसेज डालने से पहले उसका रख रखाव या उसको मैनेज करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट यानी उपचार बोलते हैं। द फ्रूट ऑफ द बाजरा एंड सोरगम इज कॉल्ड एज, बाजरा व ज्वार के फल को किस नाम से जाना जाता है? कोई भी अनाज वाली फसल है उसके फल का प्रकार हमेशा कैरियोप्सिस होगा। क्या होगा? कैरियोप्सिस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बंची टॉप ऑफ शुगर केन इज कॉज बाय, गन्ने में बंची टॉप का कारण क्या होता है? भी गन्ने में बंची टॉप का कारण होता है स्क्रीफेगा निवेला, स्क्रीफेगा निवेला कारक होता है। सी ऑप्शन है वो राइट है, बंची टॉप का। शुगर केन में पूछा है, गन्ने में, केले में नहीं पूछा है, केले में तो वायरस होता है। फ्रूट हैविंग हाईएस्ट राइबोफ्लेविन कंटेनिंग, सर्वाधिक राइबोफ्लेविन किस में यानी विटामिन B2 किस में पाया जाता है? बील में पाया जाता है, 1191 मिलीग्राम। विटामिन बी सबसे ज्यादा किस में होता है? बील में होता है, कितना? 1191 मिलीग्राम होता है, पता ही होगा आपको ना, प्रति 100 ग्राम में, प्रति 100 ग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? सनफ्लावर कंपोजिटी कुल का है, सूरजमुखी कंपोजिटी का,
सही बात है। कॉटन मालवेसी का है, कपास मालवेसी का, ठीक है। केस्टर कंपोजिटी का नहीं है जी, ये तो उसका है, U4BAC का है। अरंडी तो U4BAC का है। गन्ना ग्रेमिनी का, ये तो सी ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। इसका सी ऑप्शन है वो मैच ठीक नहीं है, बाकी सारे मैच ठीक है। नेक्स्ट है पीट सॉइल आर जनरली कैरेक्टराइज्ड। पीट सॉइल में आयरन ज्यादा होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो ब्लैक तो होगी नहीं, तीन ऑप्शन में ब्लैक है, तो रेड तो होती है। रेड, लाइट एंड एसिडिक सॉइल सही होगा, है ना। रेड, लाइट और एसिडिक सॉइल होती है जो पीट सॉइल होती है। रेड लाल हल्की मिट्टी होती है क्योंकि कार्बनिक पदार्थ बहुत ज्यादा होता है, और अम्लीय प्रकृति की होती है, ठीक है। तो हल्की मिट्टी होती है क्योंकि कार्बनिक पदार्थ 90% से ज्यादा होता है, उसी को तो पीट बोलते हो। तो लाल रंग आयरन ज्यादा है, दूसरा हल्की होती है, तीसरा एसिडिक, बहुत एसिडिक होती है, 4.5 से कम पीएच होता है, खेती भी नहीं कर सकते। द लिंक दैट द कनेक्ट द सोर्स विद द रिसीवर, यानी जो मैसेज बनाता है और जो प्राप्त करता है, उनको जो जोड़ने का काम कर रहा है, आपको और मेरे को जोड़ने का काम कर रहा है, ये यूट्यूब है ना। तो ये हो गया चैनल। तो ये पूछ रहा है कि जो कड़ी है किसकी, स्रोत की और ग्राही की, तो उनको जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, चैनल काम करता है। कौन, चैनल। आप और हम जुड़े हुए हैं इस किसके माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो एक मैसेज भेजने वाले और प्राप्त करने वाले को जोड़ने वाली चीज है, उसको बोलते हैं चैनल। गोला किसकी किस्म है भाई, गोला बेर की किस्म है ना, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल सप्लाई टू एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज। मिट्टी द्वारा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की उसकी आंतरिक या फिर मैं बोलूं पैतृक जो दक्षता है या अंतर्निहित जो क्षमता है, उसको क्या बोलते हैं। पौधों को मृदा द्वारा पोषक तत्व प्रदान करवाने की क्षमता को सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता कहते हैं। तो कौन सा राइट होगा, बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, द इंस्ट्रूमेंट दैट द यूज टू मेजर द टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड। आने वाले कुल और विकिरणों को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को, जो देखो सूर्य से कुल आपतित किरणें होती है उसको मापने के लिए बहुत बार पूछा जाता है, पायरेनोमीटर होता है। कौन सा, पायरेनोमीटर। याद कर लेना, रट लेना, बहुत सारे एग्जाम में सूर्य से जो टोटल इनकमिंग रेडिएशन आती है उनको मापने के लिए पायरेनोमीटर काम में लेते हैं। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है न्यूट्रेंट विच इज स्टोरेड इन द फॉर्म ऑफ द फाइटिक एसिड फाइटिन इन सीड इज नोन एज। देखो बीज के अंदर जो बीज के अंदर फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में जो भंडारित होने वाला पोषक तत्व होता है वो फास्फोरस होता है। अच्छे से ध्यान रखना, बीज के डेवलपमेंट में फास्फोरस और कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो फास्फोरस होता है वो फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में बीज के अंदर भंडारित होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है DRIS। देखो DRIS का मतलब क्या होता है, डायग्नोसिस। देखो DRIS की फुल फॉर्म भी तो पता होनी चाहिए, डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन, देखो डायग्नोसिस यानी किसी चीज का उपचार करना, रिकमेंडेशन ऑफ इंटीग्रेशन सिस्टम बोलते हैं इसको। ये जनरली क्या होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट डायग्नोस्टिक सिस्टम होता है, यानी पौधे में पोषक तत्व से संबंधित जो भी समस्या होती है उसके समाधान से संबंधित एक सिस्टम होता है। इसका उपयोग सबसे ज्यादा सब्जियों में किया जाता है। डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन मुझे मिला है जिसको मैंने अभी तक क्विज में नहीं करवाया है, बाकी अभी तक जितने भी क्वेश्चन है सारे क्विज में करवाए हुए हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ येलो रस्ट इन विच इज। देखो गेहूं में पीला रतुआ रोग किसके कारण होता है, पीली रोली, जनरली पक्सिनिया स्ट्राई फार्मिस के कारण होता है। पक्सिनिया स्ट्राई फार्मिस के कारण होता है। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन है वो स्टूडेंट यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले। अगला है डी हॉर्निंग ऑफ द काफ शुड बी डन एट द एज ऑफ। बछड़े में सिंग रोदन होना चाहिए 10 दिन से पहले करो, 7 से 10 दिन के बीच में कर दो, बड़े कंफर्टेबल तरीके से हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। तो राइट आंसर इसके अनुसार अपन देख लेते हैं क्या है। तो ये 10 दिन दिया हुआ ये है, ए ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट है एट विच पीएच बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज फाउंड। किस पीएच मान पर पौधे सबसे बढ़िया वृद्धि करते हैं, जिस पीएच पे पौधा सबसे अच्छे पोषक तत्व और पानी लेता है, तो वो है 6.5 से 7.5, यानी राइट होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच अमंग द फ्लोविंग प्लांट डिजीज ऑफ द पेडी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट बंगाल फेमाइन। निम्नलिखित में से धान में कौन सा रोग है वो बंगाल में 1943 में व्यापक अकाल के लिए उत्तरदायी था। तो ब्राउन लीफ स्पॉट था, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी जो कवक था उसके कारण हुआ था ना, पता है आपको।
नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन है? तो ढूंढ लो, सोयाबीन है तो उसके बाद दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट किसमें होता है? सोयाबीन के अंदर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च बिफोर द इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले कौन सा जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो मतलब लॉन्च हुआ था? इटावा पायलट प्रोजेक्ट नहीं हुआ था। कोऑपरेटिव मूवमेंट, बिल्कुल कोऑपरेटिव मूवमेंट है, ये आजादी से पहले हुआ था। कम्युनिटी डेवलपमेंट आजादी के बाद। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस आजादी के बाद। तो राइट आंसर कौन सा है? बी, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स है, सहकारिता है, वो जनरली आजादी से पहले क्या है, स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, इन ट्रोपोस्फेयर द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद द हाइट इज द रेट ऑफ, सौर मंडल में ऊंचाई के साथ साथ यानी एल्टीट्यूड के साथ, एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ कितना तापमान गिरता है? पीछे बताया था 1 डिग्री, 1 किलोमीटर आप ऊंचे बढ़ जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है। इसको लैप्स रेट या गिरावट दर के नाम से जानते हैं, यानी समुद्र तल से जैसे जैसे बढ़ोगे 1 किलोमीटर ऊंचे चलेगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाएगा। नेक्स्ट है, साइंटिफिक नेम ऑफ द सोरगम स्टेम बोरर इंसेक्ट इज, ज्वार का तना भेदक कीट है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? उसका होता है चिल्लो पार्टेलस, है ना? क्या नाम होता है? चिल्लो पार्टेलस। डी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट है 82 नंबर, कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन मिल्क इन द फॉर्म ऑफ, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसके कारण दूध मीठा होता है? वही कार्बोहाइड्रेट है जी, कौन सा है? लैक्टोज। तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेरेंट मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, निम्न में से किस पेत्रक पदार्थ का परिवहन ग्रेविटी के कारण होता है? ए ऑप्शन है ग्लेशियल, जो ग्लेशियर्स के साथ बहता है वो ग्लेशियल से है ना। और कोलिवियल दिया हुआ है, कौन सा? कोलिवियल, जो ग्रेविटी के कारण ट्रांसपोर्ट होता है उसको कोलिवियल बोला जाता है। पानी के साथ होता है उसको एलुवियल बोला जाता है। हवा के साथ होता है उसको एलाइंस बोला जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन है वो इसका राइट होगा। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टमेटिक फंजीसाइड, निम्न में से कौन सा एक सिस्टमेटिक कवकनाशी है? यहां से क्वेश्चन आता ही है, सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक, ये आपको अच्छे से रट लेना है। सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक है, यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा, ये आपको अच्छे से याद करना है। जस्ट एक मिनट स्टूडेंट, सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक ये तो आपको लाइन अच्छे से याद रखनी है। तो बोर्डो मिक्सर कहाँ सिस्टमेटिक है? ये तो नॉन सिस्टमिक है। मेटालेक्जिल, ठीक है, ये सिस्टमेटिक है। मेटालेक्जिल है, ये कैसा होता है? सिस्टमेटिक है। राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। दो ऑप्शन बचे ही नहीं है फिर। नेक्स्ट है, द टाइफन मेथड ऑफ इरिगेशन अप्लाइड इन द क्रॉप, टाइफन जो सिंचाई विधि है वो कौन सी फसल में काम में ली जाती है? गन्ना के अंदर काम में ली जाती है। नेक्स्ट है, ड्यूल पर्पज ब्रीड ऑफ गोट, बकरी की द्विकाजी नस्ल है। या तो फिर ये पेपर के ऑप्शन ठीक नहीं है या फिर ये क्वेश्चन भी ठीक नहीं है, क्योंकि बारबरी भी द्विकाजी है, जामनापरी भी द्विकाजी है। तो अब इसमें राइट क्या माना होगा मुझे नहीं पता है इसका। बाकी बारबरी भी द्विकाजी होती है और जामनापुरी भी क्या है? द्विकाजी होती है। यहाँ तो राइट तो बोल्ड तो बारबरी कर रखा है, लेकिन बारबरी नहीं, जामनापुरी भी तो ड्यूल पर्पज होती है, तो फेमस है इंडिया के अंदर ड्यूल पर्पज के लिए। तो ये दोनों ही ड्यूल पर्पज है। अब पता नहीं यूपी बोर्ड वालों ने क्या माना है ना, यूपी लोक सेवा आयोग वालों ने। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द राइप मैंगो फ्रूट इज, देखो पका हुआ आम होता है उसका अपेक्षित घनत्व हमेशा 1 से ऊपर होता है, मोर देन 1 होता है, याद रखिएगा। पका हुआ जो आम है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा ही 1 से ऊपर ही होती है। नेक्स्ट है, फालसा इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड थ्रू, फालसा का प्रवर्धन किससे होता है? अच्छी तरह जानते हैं, बीज से होता है ना, और किसी से तो हो भी नहीं सकता है इसमें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड बिलोंग टू द ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप, निम्न में से कौन सा कीटनाशी ऑर्गेनोफॉस्फेट, फास्फेट देख लो कहीं लगा हुआ है तो वही होगा, फास्फेट वालों की ये पहचान होती है ना, ये देखो लगा हुआ फास्फोमीडोन, फास्फोमीडोन है वो कौन से ग्रुप का है? इसमें तो बुद्धि का इस्तेमाल करना था, ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का कौन सा है? फास्फोमीडोन्स है। तो डी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में, वेरी ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल इज, सेब का सबसे बोना मूल ग्रंथ है। भाई सबसे बोना अल्ट्रा ड्वार्फ कौन सा है? M27 है। अल्ट्रा ड्वार्फ सबसे ज्यादा जो ड्वार्फ है वो कौन सा है? M27 है, M27 है। नेक्स्ट चलते हैं, विच काइंड ऑफ वाटर इरोजन इज ऑल्सो नोन एज सॉइल फर्टिलिटी इरोजन, जल शरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता शरण के नाम से जानी जाती है? जो ऊपर ऊपर की मिट्टी की परत बहला जाए, बहकर ले जाए, है ना, उर्वर मिट्टी की परत को बहकर ले जाए, वो सीट इरोजन होता है ना, परत शरण होता है। इसको फार्मर की मृत्यु भी कहते हैं ना, डेथ ऑफ फार्मर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कैपिटल, निम्न में से कौन सी स्थायी पूंजी नहीं है? फार्म बिल्डिंग तो भाई स्थायी है, मशीनरी स्थायी है, अगर आप डिप्रिसिएटेड
कैपिटल में रखना चाहते हैं तब आप इसको स्थाई से बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन मशीनरी स्थाई के अंदर आएगी। फैक्ट्री ये भी स्थाई है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? नन ऑफ दीज होगा। राइट कौन सा होगा? नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, बाकी एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि स्थाई, वर्किंग और उसके अलावा डूबती हुई पूंजी, तो मशीनरी डूबती हुई पूंजी में आती है, और स्थाई में बिल्डिंग आती है, फैक्ट्री आती है, तो मशीनरी स्थाई में न होकर हम डूबती में भी रख सकते हैं। तो उस केस में तो बी ऑप्शन राइट होगा, तो हम इसमें बी माने तो ज्यादा ठीक है। मशीनरी को किस में माने? हम बी में मान सकते हैं, क्योंकि डूबती हुई पूंजी के अंदर आता है, डिप्रिशिएट कैपिटल के अंदर भी आता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी इसका राइट हो सकता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेलाइन सोइल इज 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता होती है 4 डेसी साइमन्स पर मीटर से ज्यादा होती है ना। तो 4 डेसी साइमन से ज्यादा होती है लवणीय मृदाओं की, सारी की कम होती है। नेक्स्ट है, राइबोसोम का कार्य क्या है? भाई राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन बनाना, तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, मैंगो मिली बग ले एग ऑन दिस। आम के मिलीबग अंडे कहां देती है जी? मिट्टी में देती है, फिर उसे लार्वा तने से निकलता ऊपर पहुंच जाता है, इसलिए तने को बांध देते हैं और मिलीबग का नियंत्रण हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? अंडे मिट्टी के अंदर देती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रेंट विच इज एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ द सिस्टाइन एमिनो एसिड इन द प्लांट। पौधे में सिस्टीन एमिनो अम्ल के संश्लेषण में संबंधित पोषक तत्व है। सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथ्योनिन, ये सब सल्फर से बनते हैं। किससे बनते हैं? सल्फर से बनते हैं। सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथ्योनिन, ये सल्फर से बनने वाले एमिनो अम्ल है। नेक्स्ट है, सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी। अरे भाई एगमार्क से 3 क्वेश्चन आगे। सेंट्रल एगमार्क लेब इज लोकेटेड एट। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? जी ये नागपुर के अंदर स्थित है। और अगर इसका हेड ऑफिस पूछे तो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। कहां पे? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन, द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। ये पहली बार जो टर्म है वो इंग्लैंड में यूके के अंदर आई थी, यूनाइटेड किंगडम के अंदर आई थी। एक्सटेंशन, प्रसार शिक्षा जो शब्द है वो सबसे पहले कहां बना था, कहां यूज किया गया था? यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में यूज किया गया था। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सीड आर जनरली यूज बाय द फार्मर फॉर कल्टीवेशन। खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है? किसान को सर्टिफाइड बीज मिलता है। कौन सा मिलता है? सर्टिफाइड यानी प्रमाणित बीज मिलता है। राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट अपने बात करें, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये रहा कैल्शियम अमोनियम, ये रहा नाइट्रेट। डी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा राइट होगा? डी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। डी राइट है, ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ द एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है लर्निंग बाय डूइंग। बिल्कुल प्रसार शिक्षा का टॉप सिद्धांत है ये तो। लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय रीडिंग, लर्निंग बाय हियरिंग, तो इनमें से तो टॉप कौन सा होगा? लर्निंग बाय डूइंग है, यही प्रसार शिक्षा का सबसे मेन सिद्धांत है। नेक्स्ट है, मोड ऑफ पॉलिनेशन इन मेज। मक्का में परागण का ढंग होता है। भाई मक्का तो वैसे ही क्या है? मोनोसियस है, द्विलिंगी है, तो उसमें सब परागण तो हो नहीं सकता। ऊपर से प्रोटो एंट्री और है, पुपुरवता और है, तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन, और खतरनाक क्रॉस पॉलिनेशन होता है ये। मतलब खतरनाक तरीके का क्रॉस पॉलिनेशन, यानी बहुत ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन है, यानी हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। खतरनाक का मतलब ये नहीं कि बम फट जाते हैं। नेक्स्ट है, विंड ब्रेक प्लांट आर प्लांटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्चार्ड। बगीचे की किस दिशा में वायु अवरोधी पौधे रोपित किए जाते हैं? तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। किस तरफ? उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ लगाए जाते हैं। क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज शारीरिक की या क्रेंज संरचना किसमें पाई जाती है? आप अच्छी तरह से जानते हैं, C4 प्लांट में। किसमें? C4 प्लांट के अंदर देखने को मिलती है, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर पॉलिनेशन फ्रूट एंड सीड सेटिंग। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व परागण, फल और बीज निर्माण के लिए आवश्यक है? परागण के लिए, पोलन ट्यूब बनाने के लिए, निषेचन के लिए, इन सब के लिए बोरोन आवश्यक होता है। ठीक है, पोलन के लिए भी बोरोन, और पराग कणों का वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद जो अंकुरण होता है उसके लिए भी बोरोन, परागनलिका बनाने में बोरोन, निषेचन में भी बोरोन ही होता है। नेक्स्ट है अपने, मिजोफिल एंड बंडल सीड्स आर फाउंड इन। मिजोफिल और मंडल सीट है वो कहां पाए जाते हैं? ये पौधे की पत्ती में देखने को मिलते हैं। कहां पर? पौधे की पत्ती में, लीव ऑफ प्लांट्स है ना, लीफ ऑफ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट द प्राइमरी यूनिट ऑफ द कम्युनिटी। कोई भी समुदाय है उसकी प्राथमिक इकाई कौन सी होती है? किसी भी समुदाय की प्राथमिक इकाई परिवार होता है, फैमिली होती है। ठीक है, एक्सटेंशन से क्वेश्चन है, परिवार होता है।
नेक्स्ट है अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल्स ओवरलेइंग रॉक्स इज आल्सो नोन एज अस्पंडित पदार्थ जो चट्टानों के ऊपर पाया जाता है, तो अस्पंडित पदार्थ को तो रिगोलिथ बोलते हैं ना। अनकॉन्सोलिडेटेड जो मटेरियल होता है वो जनरली रिगोलिथ होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 109 में, मिनिमम स्पॉट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर अनाउंस्ड बाय, कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? घोषित पूछा है इसने, न कि रिकमेंड किसके द्वारा किया जाता है या डिसाइड किसके द्वारा। देखो डिसाइड है या रिकमेंड है वो तो सीएससीपी के ना, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा रिकमेंडेशन, लेकिन अनाउंस तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार। इसने अनाउंस पूछा है, अनाउंसमेंट केंद्र सरकार करती है, ध्यान रखिएगा। अनाउंसमेंट है वो कौन करती है? हमेशा केंद्र सरकार करती है। स्टूडेंट गलत कर रहा था इस क्वेश्चन को ना, बताने वाले भी प्रॉपर कई बार नहीं बता पाते हैं। नेक्स्ट है इज एन एग्जांपल ऑफ लोकलाइज्ड प्लेसमेंट ऑफ द फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड, एक स्थानिक स्थापक उर्वरक अनुप्रयोग विधि का उदाहरण है। देखो डी प्लेसमेंट ये तो अपने आप में अलग प्लेसमेंट हुआ, लोकलाइज प्लेसमेंट थोड़ी होगा ये तो। सॉरी, अब देखो डिप्लेसमेंट तो अपने आप में अलग प्लेसमेंट हो गया, जैसे धान के खेत में अमोनिकल फर्टिलाइजर को देते हैं। पिलेट एप्लीकेशन गोली का अनुप्रयोग ये अपने आप में अलग हो गया। प्लाउ सोल प्लेसमेंट ये भी अपने आप में अलग है। फिर बचा कौन? सब सोइल प्लेसमेंट, अवमर्दा स्थापन है वो लोकलाइज प्लेसमेंट का एक एग्जांपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने 111 नंबर क्वेश्चन में। ए फर्टिलाइजर विच सप्लाइज 3 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज, एक उर्वरक जो कि 3 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति पौधों को करता है। डीएपी अमोनियम और नाइट्रोजन और फास्फोरस की करता है। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटास की करता है। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, सल्फर कैल्शियम और फास्फोरस 3 की करता है। तो राइट कौन सा होगा? एसएसपी होगा। नेक्स्ट है 112 नंबर, फॉर फ्रूट राइपनिंग हार्मोन यूज इज, फलों को पकाने के लिए प्रयोग होने वाला हार्मोन इथिलीन है। भाई सिंपल है ये तो, कौन सा होगा? फलों को पकाने वाला जो हार्मोन है वो इथिलीन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, देखो इन इंडिया विच फर्टिलाइजर वाज मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट टाइम, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बना था? सिंगल सुपर फास्फेट ही बना था। भारत में सबसे पहले बनने वाला उर्वरक है वो कौन सा है? सिंगल सुपर फास्फेट है। नेक्स्ट अपने बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल एड्स, इनमें से कौन सा एक दृश्य प्रसाधन है? पेपेट शो, कठपुतली। भाई ये तो ऑडियो विजुअल है, आप देखते भी और साथ साथ में बोला भी जाता है। स्लाइड सिर्फ दिखती है, तो स्लाइड है वो सिर्फ दिखने वाला दृश्य है। ड्रामा ऑडियो विजुअल दोनों ही है। टॉकिंग डॉल होती है बोलती गुड़िया, ये भी ऑडियो विजुअल दोनों ही है। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच सिस्टम ऑफ द प्लांटिंग अकोमोडिएट 81% मोर प्लांट देन द स्क्वायर सिस्टम, रोपण की किस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना से 81% पौधे अधिक लगते हैं? तो वो पेंटागोनल मेथड होता है, पंचभुजाकार विधि या 5 प्लांट मेथड, 5 पौधा विधि, जिसको आप क्यूनिक सिस्टम बोलते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल देते हैं, और पूरक विधि, फिलर विधि बोलते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण के निष्क्रिय कारकों में शामिल है। सक्रिय कारक 2 ही है, जलवायु और जीव। तो क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म तो क्या है? सक्रिय है। बचा कौन सा? पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल जो है वो मृदा निर्माण का कौन सा कारक है? पैसिव कारक है, यानी निष्क्रिय कारक होता है। नेक्स्ट 117 नंबर क्वेश्चन, रानीखेत इज ए, रानीखेत है एक विषाणु जनित रोग है ना, कोई डाउट ही नहीं है। रानीखेत है वो अपने आप में कैसा रोग है? एक विषाणु जनित रोग होता है। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की बात हो रही है, वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन, पहले तो चलता था प्लानिंग कमीशन, उसको कर दिया गया खत्म, उसकी जगह आया नीति आयोग, और वो आया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015 को आया था। 119 नंबर क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर, कार्बनिक रासायनिक उर्वरक है, ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसको कार्बनिक उर्वरक बोलते हैं? कुल मिला के ये बात बोलना चाह रहा है, और यूरिया ही एक कार्बनिक उर्वरक कहलाता है ना। नेक्स्ट है वैक्सिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल कॉजेज, फलों में सब्जियों का मोमीकरण करता है। रिडक्शन इन द रेस्पिरेशन रेट, वास्तव में रेस्पिरेशन रेट श्वसन दर को कम करता है। अगला देख लेते हैं, रिडक्शन इन द ट्रांसपायरेशन रेट, वाष्पोसर्जन को भी कम करता है, दूसरा भी ठीक है। तीसरा कहता है कि रिडक्शन इन रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपायरेशन, यानी वाष्पीकरण श्वसन और वाष्पोसर्जन दोनों को रोकता है, बिल्कुल ठीक है। डी नन ऑफ दिस, तो सी ऑप्शन है वो ज्यादा करेक्ट। राइट कौन सा होगा इसका? सी ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों को ही क्या करता है? कम करता है, तो दोनों ही ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पे राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द परफॉर्म सेकेंडरी टिलेज, द्वितीयक जुताई में प्रयुक्त होने वाला यंत्र,
जो हल्के यंत्र है मिट्टी में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं करते हैं, सिर्फ भुरभुरा करते हैं। देसी प्लाऊ तो बहुत गहराई तक पेनिट्रेट, जो स्ट्रेंथ को तोड़ते हैं वो प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट है, और जो फ्राइबल करते हैं, भुरभुरा करते हैं, वो सेकेंडरी है। जो भुरभुरा करे वो बताना है, मिट्टी को तोड़ता है उसको थोड़ी बताना है। देसी प्लाऊ तो प्राइमरी है, डिस्क प्लाऊ भी प्राइमरी है। बच्चा कौन सा, हैरो, हैरो कौन सा है, सेकेंडरी टिलेज का इंप्लीमेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एसिड रेन आर ड्यू टू फॉलोइंग गैसेज। अम्लीय वर्षा निम्न गैसों के कारण होती है। अम्लीय वर्षा तो आपको ही पता है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है ना। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। जो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है उसके कारण है वो अम्लीय वर्षा होती है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय। पशुओं में खुरपक्का व मुंह पक्का रोग किसके कारण होता है, तो ये एक वायरस जनित रोग है। खुरपक्का और मुंह पक्का कैसा रोग है, वायरस जनित रोग है, खतरनाक रोग है। बल्क डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉइल, मतलब जो मिट्टी होती है उसका स्थूल घनत्व कितना होता है, आपने पढ़ा 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इतना 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये तो एवरेज है। इसने बोला अधिकांश मर्दाओं का, तो अधिकांश मर्दाओं का 1.02 से लेकर 1.8 तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आज अपने इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे। द सीड रेट ऑफ द पील मिल्ट, यानी जो बाजरा है उसकी सीड रेट कितनी होती है, तो 4 से 5 किलो होती है। तो स्टूडेंट ये था पिछले बार का, जस्ट जो पिछला पीजीटी का एग्जाम हुआ था वो आपने पूरा पेपर कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट हमारे साथ बने हुए हैं वो 120 प्लस इसमें आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही आसान पेपर था, ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं था। तो आप अच्छे एफर्ट्स लगाइए, अगले पीजीटी में आपका सिलेक्शन है वो सुनिश्चित होगा। तो मेहनत अच्छी करते रहिए। पिछला पेपर तो इतना टफ नहीं था, लेकिन अगला पेपर कैसा आएगा वो देखते हैं। बाकी पेपर इजी होता है ना तो मेरिट थोड़ी क्या है ऊपर जाती है। पेपर अच्छा था, नो डाउट, लगभग सारे विषय है वो टच किए गए थे। तो आप अपने बेहतरीन तैयारी के लिए सभी विषय जो आपके सिलेबस में दिए हैं उन सबको टच करिए। तो आप देख लेना इस पेपर का लेवल कैसा है और आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, अभी कितनी गैप बच रहा है और कितनी आपको मेहनत करनी अभी बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।